बाकी है, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। इतिहास कभी दर्ज करेगा कि आपको लोग थे जिन्होंने मिलकर कोई नया अध्याय शुरू किया, वो होने वाला। भाइयों, मेरी बहनों, माताओं, मैं आपके सामने अपनी वो स्थिति कहना चाहता हूं कि पिछले 3 महीने में मध्य प्रदेश के कोने कोने से जो कहानियां मैंने सुनी है, वो कहानियां मैं नहीं जा सकती। उन कहानियों से आगे का रास्ता आप तक कहने का मुझे भरोसा है कि किसी एक आदमी के पास है, तो वो योगेंद्र यादव जी है। वो योगेंद्र यादव है। उनकी बात को आप तक पहुंचाने के लिए, वो मन बनाने के लिए, बात कब आप तक पहुंचेगी? आपको दिल और दिमाग की खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी। यहाँ जो थोड़ी सी खुशखुशाहट है, थोड़ी कानाफूसी है, वो बंद करनी पड़ेगी। आपको लगभग आधे घंटे के लिए अपने दिल के सारे खिड़की दरवाजे खोल देने पड़ेंगे। और सकता है, जब आदमी कुछ कह नहीं सकता है तो कुछ गुनगुनाने की कोशिश करता है। मैं 2 पंक्ति आपसे कहूंगा कि साथियों, कि एक थके हारे समुंदर तू मचलता क्यों नहीं है, एक थके हारे समुंदर तू मचलता क्यों नहीं है, तू मचलता क्यों नहीं है, तू मचलता क्यों नहीं है। हमारे मित्र भाई पंकज पुष्कर, जिन्होंने मेरे बारे में बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बातें कही, मैं उस काबिल नहीं हूँ भाई। हमारे साथी भाई जितेंद्र मीणा जी, मंचासीन धर्मेंद्र कुशवाहा जी, अशोक सिंह जी, छविराम कुशवाहा जी, मुजीब खान साहब, पिंकी कुशवाहा जी, विश्वजीत रतोनिया जी, नरेंद्र चौधरी जी, राजकुमार सिंह गिरार जी, कौशलेंद्र मावई जी, विनोद पटेल जी, मेरे साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहे कई भारत जोड़ो यात्री, पुष्पराग भाई, रेणुका, धनंजय जी, हरिस्वरूप जी, मेरे पुराने साथी रहे ब्रह्मजीत यादव जी, एम.ए. खान साहब, संतोष द्विवेदी जी, और इस प्रदेश के, इस इलाके के अलग अलग कोने से आए हुए तमाम गणमान्य नागरिकों, साथियों, सबसे पहले तो मैं ओबीसी महासभा को धन्यवाद देना चाहता हूं, मुबारक देना चाहता हूं कि आपने ये जो सम्मेलन आयोजित किया है, ये कोई छोटा सम्मेलन नहीं है, ये एक ऐतिहासिक सम्मेलन है। ऐतिहासिक इसलिए, कोई चीज ऐतिहासिक है या नहीं है उसका पता उस वक्त बैठे हुए नहीं लगता। उसका पता 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद लगता है, जब कोई पूछता है कि अच्छा 2023 में ग्वालियर में ऐसा कुछ हुआ था, आपको पता है उसके बारे में? और जब आप सर उठा के कहते हैं पता ही नहीं है बेटा, मैं तो उसमें था, तब पता लगता है कौन सी चीज ऐतिहासिक है। आज इस चंबल के इलाके में आपने जो शुरुआत की है, वो बेहद बड़ी शुरुआत है। सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं, सिर्फ इस प्रदेश के लिए नहीं, इस देश के लिए। और वो क्यों? वो इसलिए कि हम जिस इलाके में खड़े हैं, ये वो इलाका है जहां आज भी आजादी के 70 साल के बाद भी सामंतवाद जिंदा है। वो इलाका जहां जाति के नाम पर विषमता, अन्याय जिंदा है। वो भी इलाका है, यहां से नजदीक मुझे बताया गया, जहां गौडसे का मंदिर भी बनाया जा रहा है। ऐसे इलाके में दम ठोक के कहना कि हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे, हम संविधान की बात करेंगे, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है।
ये सम्मेलन मुझे आज से लड़की पैदा हुई है, लड़की कुछ भी कर सकती है। सिर्फ ये कह रहे लड़की हो, औरत हो, ये ना करो वो ना करो, औरत नहीं कर सकती, ये तो नहीं हो सकता ना, घर में रहो, तुम क्या करोगी, तुम बहुत आगे निकली तो घर का कौन कम संभालेगा। सामाजिक न्याय कहता है कि ये बात नहीं चलेगी। जन्म के संयोग के आधार पे आप किसी को ये नहीं कह सकते तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये कर सकते हो। जन्म से कोई सफाई कर्मचारी समाज में पैदा हुआ है, वो ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर सकता, वो बाकी दुनिया को ईश्वर की प्रार्थना सिखा नहीं सकता क्या? वो पुजारी क्यों नहीं बन सकता? वो शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकता? सामाजिक न्याय की अवधारणा ये कहती है कि अगर कोई किसान समाज में पैदा हुआ है तो वो हल पकड़ सकता है, लेकिन वो पेन भी पकड़ सकता है, वो डॉक्टर की तरह स्टेथोस्कोप भी पकड़ सकता है, वो एमआरआई और एक्सरे की मशीन भी चला सकता है। सिर्फ ट्रैक्टर चलाना उसके लिए जरूरी नहीं है, वो सब मशीन भी चला सकता है। के संयोग के आधार पर किसी का भाग्य तय नहीं हो सकता। अपनी मेहनत, अपनी क्षमता के आधार पर इंसान आगे बढ़े, यह सामाजिक न्याय का साधारण सा मूल सिद्धांत है। अब आप देखिए, क्या इस देश में ऐसा होता है? क्या इस देश में जो कुछ अवसर प्राप्त होते हैं, क्या वो जन्म के संयोग के आधार पर प्राप्त होते हैं या कि खुद अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर प्राप्त होते हैं? अगर मेहनत और योग्यता के आधार पर प्राप्त होते तो यहां पे लगी हुई सारी तस्वीरें सिर्फ एक या दो जाति के लोगों की नहीं होती। मैं मान के चलता हूं कि ऊपर वाला सबको क्षमता देता है। ऐसा नहीं कि पैदा करने से पहले ऊपर वाला कोई ठप्पा लगा के भेजता है कि चल उस जाति में जा, तेरे को इतनी ही योग्यता है। हम सबको जन्मजात योग्यता है, हम सबको जन्मजात बुद्धि है, हम सब में जन्मजात क्षमता है। किसी को उस क्षमता को वास्तव में बदलने का अवसर मिलता है और किसी को अवसर नहीं मिलता, बस यही है बात। अब अवसर की असमानता का ही अंतर है। ऊपर वाला कोई अच्छे बुरे मॉडल बना के नहीं भेजता। जिसको अवसर मिल जाता है वो बहुत आगे बढ़ जाता है, जिसको अवसर नहीं मिलता वो पीछे रह जाता है। यही इस समाज का नियम है, यही इस समाज का दुर्भाग्य है। और आज हमारे देश में अवसर की विषमता हर कदम पे व्याप्त है। जिसके मां बाप उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं, महीने की 5,000 10,000 रुपए फीस देते हैं उस स्कूल के अंदर भेजने की, और जब बच्चा 9वीं 10वीं में हो जाता है तो उसको कोटा लेके जाते हैं। कोटा ले जाते हैं, 2 साल तक वहां रखते हैं, अच्छे से एसी वाले कमरे में रख के उसको कोचिंग दिलवाते हैं, और उसके बाद वो बच्चा 95% नंबर ले आता है। लोग कहते हैं मेरिट है, मेरिट है, मेरिट है। मैं कहता हूं ना, इसमें उसकी मेरिट कितनी है मुझे नहीं पता, ये तो उसके माँ बाप की मेरिट है, ये तो उसके पिताजी का पैसा है, ये तो उसके जन्म का संयोग है। मेरिट क्या है? मेरिट तो वो है कि जहां आप पिताजी के कंधे से उतरे, उसके बाद आपने अपनी मेहनत से कितने कदम लिए, वो आपकी मेरिट है। कंधे पे चढ़ के चले मेरिट नहीं। यही दिक्कत है आजकल, इसी को मेरिट बोल देते हैं। मैं चाहता हूं देश में मेरिट चले, लेकिन जिस बच्चे के घर में एक लाइट है, 1.5 कमरे के घर में रहता है, जो पढ़ने के लिए रात को ट्यूबलाइट पे, सड़क की ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई करता है, और जो बच्चा
किसी बड़े स्कूल में नहीं जा सकता, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता है और वहीं पे टीचर से पूछ के कुछ सवाल करता है और आखिर में अगर वो बच्चा 70% नंबर लेके आता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस 95 वाले से ज्यादा मेरिट इस 70 वाले का, क्योंकि इस 70 वाले ने अपनी शुरुआत 10 या 20 से की है, ये 70 पे पहुंचा है तो इसकी मेरिट 50 है, और उस 95 वाले ने अपनी शुरुआत ही 80 से की है, 85 से की है, उसकी मेरिट तो 10 या 15 है, उससे ज्यादा उसकी मेरिट नहीं। वो दौड़ होती है ना, 400 मीटर की दौड़ होती है, कभी आपने ध्यान से देखा है? एक आज दौड़ होती है 400 मीटर की, 400 मीटर की दौड़ में सब लोगों को एक साथ खड़ा नहीं किया जाता, जो सबसे अंदर की लेन में है उसको यहां खड़ा करते हैं, जो आगे वाली लेन में है उसको आगे, उससे आगे वाली लेन को आगे, उससे आगे वाली लेन को आगे। वो क्यों किया जाए? बड़ी बेईमानी हो गई। कोई बेचारा पीछे से दौड़ शुरू कर रहा है, किसी को आगे से दौड़ शुरू करवाई जा रही है। मगर क्यों? वो इसलिए कि जो बाहर वाली लेन में दौड़ रहा है, अगर वो एक साथ से शुरू करेगा तो वो 400 नहीं 440 मीटर की रेस करेगा। सबको बराबर समान अवसर देने के लिए किसी को आगे खड़ा करना पड़ता है, किसी को पीछे खड़ा करना पड़ता है। यही सामाजिक न्याय और अवसर की समानता है। जो आंख से देखने में असमानता लगती है वो वास्तव में सच्ची समानता है। आंख से देखने में लगेगा कोई पीछे कोई आगे, लेकिन यही सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, यही आरक्षण का सिद्धांत है। और आज हम इस सच्ची समानता, सच्चे न्याय को हासिल करने के लिए यहाँ आए हैं। इस मांग को लेके हम यहाँ आए हैं। तो क्या मांग होनी चाहिए? अवसरों की समानता है कि नहीं है, इसके लिए पहली चीज क्या पता होनी चाहिए कि भाई कौन कितना है। इस हॉल में मैं कहता हूं बहुत कम औरतें मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं क्यों कह सकता हूं कि औरतें कम हैं? एक तो मुझे आंख से दिख रही हैं कि कुछ हैं औरतें, लेकिन मेरे को दूसरी चीज पता है कि इस समाज में, दुनिया में आधी औरतें होती हैं, तो आधी होनी चाहिए, मेरे को आधी से कम दिख रही है, इसलिए मैं कहता हूं औरतें बहुत कम हैं। अगर आपको यह पता करना है कि इस देश में, समाज में न्याय हो रहा है कि नहीं, ओबीसी को अपना हिस्सा मिल रहा है कि नहीं, किसी दूसरे समाज को, दलित को, आदिवासी को अपना हिस्सा मिल रहा है या नहीं, उसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि उसकी संख्या कितनी है। अगर मुझे ये ना पता हो कि दुनिया में आधी औरतें हैं तो मैं कैसे कह सकता हूं औरतें कम है? हो सकता है इतनी हो दुनिया में, लेकिन मुझे पता है ना कि आधी होनी चाहिए, तब मैं कह रहा हूं कम है। आपको ये तो पता होना चाहिए कि ओबीसी है कितने, दलित है कितने, आदिवासी है कितने। आज हमें दलित का पता है, आदिवासी का पता है, लेकिन ओबीसी का पता नहीं। अनुमान है, पता नहीं है। और दलित और आदिवासी के साथ साथ ओबीसी की स्थिति क्या है, ये स्थिति नहीं है। ये सोच लेते हैं कि भाई जनगणना में गिनती हो जाएगी, पता लगेगा कितने कुर्मी, कितने पटेल, कितने यादव, कितने ये, कितने कुशवाहा। खाली ये नहीं है। जनगणना का मतलब है कि कोई आपके घर आएगा, पूछेगा अच्छा घर में कितने मेंबर हैं? 4। अच्छा जी 4 मेंबर हैं, 2 पति पत्नी, आपकी उम्र कितनी है? फिर पूछेगा आपकी शिक्षा कितनी है? अच्छा आपने 12वीं पास की, पत्नी की पढ़ाई नहीं है, बेटी कितना पढ़ी है जी? एमए में पढ़ रही है, बेटी एमए में पढ़ रही है। बेटा कितना पढ़ा है जी? 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, पढ़ेगा। फिर वो पूछेगा घर के अंदर कार है कि नहीं है, घर में एसी लगा हुआ है कि नहीं है, घर में कंप्यूटर लैपटॉप है कि नहीं है, घर में ईंधन कौन सा इस्तेमाल होता है, घर में किस तरह की छत है, पक्की है, पक्का घर में रह रहे हो कि कच्चे घर में रह रहे हो।
इस सारी बात को कहते हैं जनगणना। जनगणना का मतलब खाली गिनती नहीं है। जनगणना आपको समाज के हर व्यक्ति की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पूरा ब्यौरा देती है। तो उसकी जरूरत क्यों? आंकड़ा पुराना था, 10-12 साल के अंदर 17 के करीब पहुंच गई है और आदिवासी समाज की जनसंख्या अब लगभग 22 के करीब हो गई है, 39, और उसमें ओबीसी को जोड़ेंगे। मेरा अनुमान है, क्योंकि सरकार ने एक बार कोर्ट में हलफनामा दायर किया था आप लोगों के कारण से, कि वो कम से कम 51 जरूर है। तो 22 और 17 कितने हो गए? 39। 39 जमा 51 90। तो इसलिए ये 90% समाज की बात है आज। और इस बात को कि 90% को पता ना लग जाए कि वो 90 है, इसलिए एक्सरे मत करवाओ, गणना मत करवाओ, बड़ा दिक्कत हो जाएगी, अरे अरे बड़ा भूचाल हो जाएगा, सब कुछ हिल जाएगा। मैंने कहा भाई साहब क्या हिल जाएगा? समाज नहीं हिलेगा, आपकी कुर्सी हिल जाएगी, इसलिए परेशान। तो पहला कदम जनगणना। जब जनगणना हो जाएगी और जनगणना में पता लग जाए कौन आगे कौन पीछे, यह पता लग जाएगा कि 10 की स्थिति क्या है और 90 की स्थिति क्या है। साथ में यह भी पता लगेगा और लगना चाहिए कि ओबीसी समाज में किन जातियों की स्थिति थोड़ा ऊपर है और किन की स्थिति उनमें भी बहुत खराब है, क्योंकि उसके भीतर भी अंतर है, इसे भूलना नहीं चाहिए। ओबीसी समाज में वो भी हैं जिनके पास बहुत जमीन है, संपत्ति है, और वो भी हैं जिनकी स्थिति दलित समाज से भी 2 पैसा खराब है आज की स्थिति में, उनकी अच्छी नहीं। तो अगर गिनती होगी, पूरा एक्सरे होगा, ये भी पता लगेगा कि ओबीसी के अंदर अलग अलग जातियों की स्थिति क्या है, किसकी स्थिति सबसे खराब है, किसकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। उसके हिसाब से अवसरों की समानता का सिद्धांत बनाया जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, दौड़ के अंदर किसी को थोड़ा आगे खड़ा करते हैं, किसी को थोड़ा और आगे खड़ा करते हैं, ताकि वो सब बराबर दौड़ें। जब पता लग जाएगा इस एक्सरे से, तब पता लगेगा किसको पीछे खड़ा करना चाहिए, किसको सबसे आगे खड़ा करना चाहिए, ताकि सच्ची समानता स्थापित हो सके। मध्य प्रदेश में भयानक विसंगति है। दलित समाज को, आदिवासी समाज को कम से कम मोटे तौर पे उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। मोटे तौर पे, ठीक ठीक नहीं है। आदिवासी समाज को 20 दिया हुआ है, दलित समाज को 16। उनकी संख्या बढ़ गई है, लेकिन चलिए मोटे तौर पे उस अनुपात में। लेकिन ये जो ओबीसी समाज है, जो कम से कम 50-51% है, उसको कितना है? 14। और 14 को 27 करने चले तो अड़ंगा लग गया। जिसकी जनसंख्या 50-51 है, जिसको 14 मिल रहा है और 27 देने की कोशिश थी, 50 देने की कोशिश नहीं थी, 51 देने की कोशिश भी नहीं थी, 27 देने की कोशिश थी, उसमें भी अड़ंगा लगा। तो एक बार जनसंख्या पता लग जाए तो फिर आरक्षण की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है, सुसंगत बनाया जा सकता है। ओबीसी को कुल कितनी आरक्षण मिलनी चाहिए फैसला हो सकता है, और ओबीसी के भीतर क्या किसी एक वर्ग को दूसरे से बेहतर अवसर मिलने चाहिए, ये भी तय हो सकता है। बिहार में ओबीसी को 2 हिस्से में बांटा गया, पिछड़ा और अति पिछड़ा। हो सकता है मध्य प्रदेश में भी इसकी जरूरत पड़े, क्योंकि कुछ जातियों की स्थिति बहुत कमजोर है। और मैं बार बार कहता हूं, इस देश की तमाम पिछड़ी जातियां हैं। भाई साहब ने तो सुंदर से नाम सबके गिना दिए। इतनी जातियां हैं जिनकी स्थिति आज
अनुसूचित जाति के बराबर है, उससे कमजोर भी हो सकती है। अगर आप ठीक से एक्सरे करेंगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा। उनके लिए विशेष अवसर बनाने होंगे, ये सब करना होगा। लेकिन ये सब कैसे होगा, ये सब कौन करेगा? पंकज भाई ने एक अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये नारा चलता है, जो पिछड़े की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इसका मतलब राज कोई और करेगा, बस तू बात कर लो हमारी ना। ये नहीं चलेगा, वो दिन लद गए, खत्म हो गए। अब लोकतंत्र आ गया है। महारानी के खिलाफ मेहतरानी। आज पहले क्या था, न्याय की बात थी कि साहब हम पंगत में बैठे हुए हैं, आप हम सबको ठीक ठीक से खीर परस रहे हो, अगर साथ वाले को 2 चम्मच डाली है तो मुझे भी आप 2 चम्मच डालो ना, न्याय की मांग है। अब उसने नहीं डाली, एक बार छूट गया, दूसरी बार साथ वाले को 2 चम्मच, आपको आधी चम्मच दे के चला गया, तीसरी बार भी ये हुआ। ये सिलसिला 2 बार 3 बार नहीं, सैकड़ों हजार। फिर उसका क्या इलाज है? फिर उसका इलाज है, भाई साहब ऐसा करो, आप पंगत में बैठो, मैं जरा बांटता हूं। अब लोकतंत्र में ये होना चाहिए कि आप पंगत में बैठ जाइए, बांटने का काम मैं कर देता हूं, और मैं आपको आपके साथ अन्याय नहीं करूंगा, आपको उतना ही दूंगा जितना आपके पड़ोसी को दूंगा। ये बात हमें स्थापित करनी है। ये वक्त अब आ गया। और ये फैसले कहां होते हैं? पंगत में कौन बैठेगा और बांटने का काम कौन करेगा? ये फैसला राजनीति में होता है। इसलिए राजनीति से आंख नहीं मोड़ सकते हम। राजनीति से आंख नहीं मूंदिए, राजनीति से पीठ मत मोड़िए, क्योंकि जहां राज की नीति तय होती हो, उसके लिए अगर आपने आंख मूंद ली तो आप तो बेवकूफ बनोगे, ठगे जाओगे। अगर आप पीठ मोड़ लोगे, इसको सजा देनी है। इनाम परमानेंट किसी को नहीं देना चाहिए। 1 बार दो, 5 साल के लिए इम्तिहान लो, नहीं करे कान पकड़ के बाहर कर। आपके यहां तो 18 साल से मामला चले जा रहा है, और ऐसा नाटक हो रहा है। सही बताया मेरे भाई ने, कह रहे पांव धोने के लिए बाकी कोई नहीं मिला तुम्हारे को, अगर पांव धुलवाना तो धुलवाओ नहीं बाकी सब लोगों से जिनका इन्होंने नाम लिया। नाटक की हद हो रही है। प्रधानमंत्री इस देश के, ये याद रखिए, इस देश में जब भी वंचित बहुजन समाज के साथ अन्याय होता है, किसी वंचित बहुजन समाज के मुखौटे को सामने रख के ही वो अन्याय होता है। सो प्रधानमंत्री हैं, चाय वाले, ओबीसी हैं, साहब एक्सरे करवा दो, एक्सरे करवा दो ना। ना 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 ना, एक्सरे नहीं, इससे देश टूट जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि चलो प्रधानमंत्री को देश के टूटने की चिंता है। जो देश में खड़े होके दिन रात हिंदू मुसलमान की घृणा, नफरत, एक दूसरे को भिड़ाने की कोशिश करे, वो खड़े होके बोले देश टूट जाएगा। मुझे समझ नहीं आता, हंसू के रोऊं। पाखंड की भी कोई सीमा होनी चाहिए। खैर चलिए, कहते हैं देश टूट जाएगा, कि साहब कैसे टूट जाएगा देश? केवल जनसंख्या जान लेने से। आप तो खुद ओबीसी से हैं प्रधानमंत्री जी, कहते हैं आपके आने पे तो सन 2014 में ये काम हो जाना चाहिए था, सामान्य जनगणना में नहीं हुआ। आपको तो एक विशेष जनगणना इस देश में करवा देनी चाहिए थी केवल इस काम के लिए, और आपने 2021 में जो जनगणना होनी चाहिए थी वो नहीं करवा पाए। उस वक्त लॉकडाउन था, मैं समझता हूं, 2022 में करवा देते, 2022 के अंत में करवा देते। आपको तो विशेष जनगणना इस देश की इस विषय पे करवानी चाहिए थी, जातीय जनगणना। आपने जो सामान्य होने वाली थी वो भी नहीं होने दी, और अब आगे का रास्ता और बंद कर रहे हो। अगर ऐसा करने वाले हैं तो इनका हिसाब मांगा जाना चाहिए। ये सामाजिक न्याय के दुश्मन।
और ये सारा जो खेल हो रहा है इस देश में, ये सारा दिन रात जो हिंदू मुसलमान का खेल खेला जा रहा है। अब इस देश में इंसान ही हिंदू मुसलमान नहीं है, कपड़े भी हिंदू मुसलमान हैं, पक्षी भी हिंदू मुसलमान हैं, पशु भी हिंदू मुसलमान हैं। ये सारा खेल किस लिए? ताकि आप सामाजिक न्याय के सवाल ना उठा सकें, ताकि इन सब सवालों से आपके ध्यान हट जाए, ताकि अडानी जी ने कितनी संपत्ति बना ली है 2.5 साल के अंदर, इसका सवाल आप ना पूछो। आप ये ना पूछो कि इस देश के 85% लोग, 90% लोग कहीं कुछ दिखाई क्यों नहीं देते। इसलिए आज मैं आपसे कहूंगा, ये जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा का और लोकसभा का, ये साधारण चुनाव नहीं है। विधानसभा का एक चुनाव है, आपके पास बहुत बड़े समय के बाद बदलाव का अवसर है, और ये बैठे हुए हैं, चाहे जिस भी जाति से हैं, जिस भी वर्ग से हैं, हम सब लोग ये संकल्प लेके जाएं कि इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई के हम योद्धा बनेंगे। संकल्प लेके जाएं कि सामाजिक न्याय को हासिल करने के लिए हम इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे, क्योंकि सामाजिक न्याय तभी तक है जब तक संविधान है। संविधान चला गया कुछ नहीं बचेगा। ये संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। संविधान को बचाएं, ये संकल्प लेके जाएं, और संविधान को तोड़ने और इस देश की सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने के लिए जो दिन रात हिंदू मुसलमान करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, इन लोगों को हराने का संकल्प होगा। मुझे ताली नहीं चाहिए, मुझे हाथ खड़े दिखाई देने चाहिए। सब लोग संकल्प लेते हैं? करेंगे? अगले 2 महीना सामाजिक न्याय के योद्धा बनेंगे? उसके बाद 6 महीने तक काम करेंगे? तो मिलके जोर से बोलेंगे हम, इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत